बहुत बहुत धन्यवाद। मैं के बिरला फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण सर से अनुरोध करूंगा कि वो अतिथियों के स्वागत में कुछ शब्द कहें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार एवं आलोचक प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी, व्यास सम्मान से सम्मानित साहित्यकार एवं सुप्रसिद्ध कथाकार श्रीमती नासिरा शर्मा जी, उपस्थित साहित्य प्रेमियों, देवियों, सज्जनों, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज सभागार में हमारे व्यास सम्मान से सम्मानित दो अन्य विभूति भी मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ विशेष रूप से। आदरणीय उज्ज्वला गर्ग जी, आदरणीय ममता जी, इनको पूर्व में व्यास सम्मान प्राप्त किया। साथ ही साथ नासिरा जी के बहुत अभिन्न देवेंद्र बहल जी हैं, हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी हैं। आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी हम लोगों के गुरुवर हैं। मैंने अपना शोध प्रबंध उन्हीं के निर्देशन में किया, लेकिन एक चीज़ का मुझे हमेशा अफसोस रहा कि जब मैं एमए करके निकल गया था तब तिवारी जी विश्वविद्यालय में आए थे और आपने वहाँ अंधा युग, मेला आंचल, कनुप्रिया जैसी कृतियों को पढ़ाया था और उनकी ये जो पढ़ाना था उसकी जितनी चर्चा विश्वविद्यालय में सब छात्र वर्ग में होती थी, तो सच मानिए मुझे थोड़ी ईर्ष्या होती थी कि काश हम भी उनकी क्लासों में जाकर के बैठ पाते। वो उस सुख से हम लोग वंचित रहे। लेकिन ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों ने समय गुजारा, हरिमोहन जी हैं और लोग हैं, तो वे आज हमारे यहाँ इस समारोह में उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आज की संध्या की सम्मानित कथाकार नासिरा शर्मा जी के नाम से कोई यहाँ अपरिचित हो ऐसा नहीं है। उनकी एक लंबी साहित्य यात्रा है। उन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा में लिखा है। कथाकार के रूप में वो ज़्यादा जानी जाती हैं, लेकिन उनके संस्मरण भी, उनके रिपोर्टाज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनकी कहानियाँ उस पर टेलीफिल्में बनी हैं और वे स्वयं भी डॉक्यूमेंट्री और टेलीफिल्म और सीरियल से जुड़ी रही हैं। उन्होंने जो हमारे देश के लिए और बहुत बड़ा काम किया है, वो इस सब कॉन्टिनेंट में जो देश है हमारे, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों के साहित्य को, उसके अदब को लेकर के जो उन्होंने काम किया है वो ऐतिहासिक है। और वो काम इन सारे देशों को भारत से जोड़ता है, भारत को उनसे जोड़ता है, उन लोगों से जोड़ता है। हम सब लोग जो उन साहित्य से, उस साहित्य से परिचित नहीं है, उस सब को वो हमारे सामने लाई हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है और उसके लिए उनको जितनी भी बधाई दी जाए, उनके श्रम के लिए साधुवाद दिया जाए, वो कम है। अदब की बाई पसली नाम से जो उन्होंने 6 खंडों में विस्तृत अध्ययन किया है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले समय में वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक भी सिद्ध होगा। दुनिया जान, जीरो रोड, पारिजात जैसी कृतियों के बाद कागज की नाव और उनका जो कथा संसार है और लेखन है वो निरंतर जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और हमें उनसे अनेक नई कृतियाँ मिलती रहेंगी। मुझे इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले जो हमारे साहित्यकार हैं अब तक, ये 29वां पुरस्कार है। उसमें रामविलास शर्मा हैं, धर्मवीर भारती हैं, केदारनाथ सिंह हैं, गिरिराज किशोर हैं, धर्मवीर भारती हैं, कुंवर नारायण हैं, गोविंद मिश्र हैं, ममता कालिया हैं, उज्ज्वला गर्ग हैं। उस पूरी पंक्ति के अंदर आज नासिरा शर्मा जी भी पदार्पण कर रही हैं। उनका विशेष रूप से स्वागत है व्यास सम्मान परंपरा को समृद्ध करने के लिए। हमारा ये फाउंडेशन 30 वर्षों से काम कर रहा है। इस फाउंडेशन के जो बनाने वाले थे कृष्ण कुमार बिरला, के बिरला खानदान के बड़े पुत्र थे वो। उनका एक बड़ा विजन था
और वे इस बात को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे कि साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से लोगों के बीच में जो एक सामरस्य बनता है वो बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने सोचा कि इसमें उन्हें कुछ करना चाहिए। इस तरह से 1991 में इस संस्थान की फाउंडेशन की स्थापना की गई और तब से ये निरंतर कार्य कर रहा है। आरंभ में तो हमारे संस्थान के लगभग 10 कार्यक्रम थे। हम पुस्तक भी प्रकाशित करते थे, विदेशों से लोगों को बुला के उनके भाषण कराते थे, इसके अंदर फेलोशिप भी दी जाती थी, संस्कृत के लिए अलग से पुरस्कार था और स्पोर्ट्स के लिए भी पुरस्कार था। लेकिन धीरे धीरे महंगाई इतनी बढ़ती चली गई, कॉर्पोरेट फंड जितना था उतने ब्याज नहीं मिल पाते हैं, तो धीरे धीरे चीज सिमट करके 4 विशिष्ट पुरस्कारों तक सीमित हो गई है, और हम उस पुरस्कारों की परंपरा को किसी भी तरह से छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे पुरस्कारों में आप जानते हैं कि आज भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है 15 लाख रुपए का, वो सरस्वती सम्मान है। वो भी पिछले 29 वर्षों से लगातार निरंतर अपनी यात्रा पर निकला हुआ है। उसी तरह से व्यास सम्मान, जिसकी राशि अब 4 लाख रुपया है, वो भी 29वां पुरस्कार है। ये तीसरा बड़ा पुरस्कार हमारा बिहारी पुरस्कार है, जो राजस्थान के लेखकों के लिए दिया जाता है। उसके अंदर भी एक बड़ी परिभाषा कृष्ण कुमार बिरला जी ने रखी कि वे लोग जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, पढ़े लिखे, कुछ बड़े हुए, लेकिन बाद में काम करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए, हम उनको भी, अगर वो लिखते हैं तो हम उनको सम्मानित करेंगे। इसी तरह से कोई कहीं और से आकर के राजस्थान में रहने लगा और 20 साल से रह रहा है, तो उन्होंने कहा हम उसको भी राजस्थानी मान लेते हैं। तो इस तरह से एक बड़े फलक पर राजस्थान में हम इन बिहारी पुरस्कारों का आयोजन करते हैं। इस बिहारी पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि आजकल वो 2.5 लाख रुपया है। अभी पिछले दिनों हमने जोधपुर के बड़े आलोचक हैं कृष्ण मोहन बोहरा जी, उनको सम्मानित करने का निर्णय किया है। तीसरा और चौथा पुरस्कार जो है वो इस साहित्यिक परंपरा से अलग है, और वो है जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो कि अंडर 50 साल से कम के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और ये पुरस्कार भी निरंतर 29 वर्ष से दिया जा रहा है, और हमें ये इस बात का बड़ा गौरव मिलता रहा है कि हमारे ये पुरस्कार पाने वाले अनेक साहित्यकार बाद में जाकर के विदेशों में भी और देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं को संभालने वाले बने, और इस तरह से एक शुरुआत उन लोगों की हुई, उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा इस पुरस्कार से थोड़ी बहुत मिली। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, और के बिरला फाउंडेशन इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, और आज आप सब लोग नासिरा शर्मा जी के सम्मान में उपस्थित हुए, ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। इलाहाबाद में जन्मी और पली बड़ी नासिरा जी हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी एवं पश्तो की जानकार हैं। इतनी बड़ी भाषाओं का ज्ञाता होना बहुत दुर्लभ चीज़ होती है। अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान के अदीबों से, सियासतदानों से वे निरंतर संवाद में रहीं, और उन लोगों के मनों में क्या चल रहा है उसको उन्होंने लेखनीबद्ध किया और लोगों तक पहुंचाया। उनके 13 उपन्यास, 9 कहानी संग्रह आ चुके हैं। आलोचना, संस्मरण, संपादन, रिपोर्टाज जैसी सभी प्रमुख विधाओं में वो लिखती रही हैं, और अनुवाद के क्षेत्र में उनका बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आज हम ये समझ सकते हैं कि इस दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अनुवाद बहुत ही आवश्यक चीज़ है, और ख़ास तौर से हम फारसी जानने वाले लोग बहुत कम होते चले गए हैं। तो इस तरह से उर्दू फारसी से जुड़े हुए फिरदौसी और रूमी वगैरह के साहित्य को भी उन्होंने हिंदी में हमारे सामने लाई हैं। ये उनके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक और बात है कि उन्होंने जो साहित्य लिखा, बड़े बड़े अदीबों के लिए लिखा, साहित्यकारों के लिए लिखा, आलोचकों के लिए लिखा, लेकिन उनके अंदर कहीं एक बच्चा भी है, और उन्होंने निरंतर बड़ी सुंदर कृतियाँ छोटी छोटी बच्चों के लिए भी लिखी। तो ये जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व होता है किसी साहित्यकार का, वो हम नासिरा जी में देखते हैं। उनकी रचनाओं के केंद्र में स्त्री है, लेकिन माफ कीजिएगा मैं उनको स्त्री विमर्श का साहित्यकार नहीं कहता,
क्योंकि वे उस मानवीय संवेदना को स्थापित करती हैं जिससे एक स्त्री का वजूद स्थापित होता है, उसका अस्तित्व सामने आता है, उसकी गरिमा सामने आती है। उन्होंने किसी स्त्री विमर्श वगैरह के जाल में फंस करके कुछ हल्केपन के साथ चीज़ें नहीं लिखी हैं। वो उनकी जो औरत है, जो महिला है, जो स्त्री है, जो उनके साहित्य में वो उभर करके आती है, वो अत्यंत जुझारू है, संघर्षशील है, विजन वाली है और उसके अंदर समाज को जोड़ने की भी ताकत है, अपने परिवार को जोड़ने की ताकत है। कागज की नाव जिस उपन्यास को हम सम्मानित किया गया है और जिसका सम्मान ग्रहण अर्पण आज यहाँ पर हो रहा है, वो एक अद्भुत किस्म की कथाकारी का नमूना है। आप सब लोग जानते हैं कि आज दुनिया भर छोटी हो गई है, ग्लोबल विलेज की बात जो कहते थे अब हमारे सामने आ गई है। रोजगार की तलाश में लोग चारों तरफ निकल जाते हैं। आपके इस उपन्यास के केंद्र में बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो लोग हैं जो नौकरी की तलाश में खास तौर से खाड़ी के देशों में गए हैं। और ये विस्थापन की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। अंग्रेजों के ज़माने में लोगों को बंधुआ मजदूर बना के गिरमिटियों के रूप में भेजा जाता था। तब वे लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनको कहाँ भेजा जा रहा है। समुद्र के जहाज में बैठा दिया जाता था और वो 3-3 महीने तक की यात्रा के बाद जब उतरते तो उन्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ पर आए हैं। लेकिन जो आज का समय है जहाँ पर जिन लोगों की समस्या कागज की नाव में उठाई गई है, वे लोग अनजान नहीं हैं। वे जानते हैं कि उनको कहाँ जाना है, क्यों जाना है, पैसा कमाना है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी जो नियति है वो भी उन बंधुआ मजदूरों से अलग नहीं है। कितने का संघर्ष उनको वहाँ उठाने पड़ते हैं, लगभग वैसे ही जैसे कि 100-150 साल पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से गए लोगों को इन देशों के अंदर, द्वीप देशों के अंदर गन्ने की खेती के अंदर उठाने पड़े। परिदृश्य बदल गया है लेकिन मूल में वही समस्याएं हैं। और उससे भी ज्यादा विकट समस्या ये है कि वो जो परिवार कमाने के लिए जाता है विदेशों के अंदर और पैसा घर भेजता है, घर का, परिवार का, समाज का, मोहल्ले का, नगर का, गांव का परिदृश्य बदलने लगता है। और जब वो लौटता है तो उसे पता लगता है कि वो कहीं भी नहीं है। जिन लोगों के लिए पैसा कमा करके वो भेजता है वहीं उसकी इज्जत नहीं होती है और वो निराशा भी उसको झेलनी पड़ती है। पीछे छोड़े हुए घर के अंदर जो टूटन आती है उसकी विडंबना भी उसे झेलनी पड़ती है। तो ये कुछ बहुत ही महीन ऐसे मानवीय संवेदन है जिनको कागज की नाव पुस्तक के अंदर रखा है नासिरा जी ने। हम सब लोग उनके बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने इस पुरस्कार को स्वीकार किया, हमको ये गौरव प्रदान किया। और चूंकि ये जो पुस्तक के बारे में थोड़ी जानकारी देने का काम हमारी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनका होता है, लेकिन कोरोना की वजह से अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए पुस्तक परिचय के रूप में मैंने कुछ अतिरिक्त शब्द कहे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत पुनः। और मैं अपने सूरज जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। मेरे लिए भी ये बड़े गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि मैं प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी सर का स्टूडेंट्स रहा हूँ, उनके साथ एमफिल भी किया है। डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण सर का भी स्टूडेंट रहा हूँ एमए के दौरान। और अपने गुरुजनों के साथ में मंच पर बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो धन्यवाद सर, आपने मौका मुझे उपलब्ध कराया, ये अवसर दिया। मैं पुनः सर से अनुरोध करूंगा, सुरेश ऋतुपर्ण सर से जी प्रशस्ति। वो तो क्रम तो चलता ही हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ हो रही है तो मैं बैठने से पहले ही उठा देता हूँ, तो तुरंत अच्छा उठक बैठक होनी चाहिए। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वे जो है प्रशस्ति पाठ के लिए आमंत्रित हैं। हमारे यहाँ निदेशक का काम चक्कर गिनने का काम है, इसलिए उतना कोई दिक्कत नहीं है। हम सम्मान समारोह जो करने जा रहे हैं उसकी ये भूमिका है कि मैं श्रीमती नासिरा शर्मा जी के सम्मान में जो हम प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं उसमें क्या लिखा है उसका वाचन आप लोगों के सामने किया जा सके। के बिरला फाउंडेशन वर्ष 2019 का 29वां व्यास सम्मान सुप्रसिद्ध कथाकार श्रीमती नासिरा शर्मा को उनके प्रसिद्ध उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान करता है। श्रीमती नासिरा शर्मा का ये उपन्यास
उपनिवेशवादियों द्वारा अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए शुरू की गई शोषण और अमानवीयता से भरी दास प्रथा के उस नए अवतार की त्रासद गाथा को रूपायित करता है, जिसमें भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के अनगिनत युवा शिक्षा एवं रोजगार के अभाव तथा अर्थोपार्जन के लिए उत्कट लालसा के कारण खाड़ी के देशों में मजदूर बनकर जाने के लिए लालायित हो उठते हैं और वहां पहुंचकर अमानवीय परिस्थितियों और शोषण के चक्र में फंसकर कारुणिक जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। इस उपन्यास में लेखिका ने स्पष्ट संकेत दिया है कि धन रूपी कागज की नाव पर सवार होकर के इस सांसारिक सागर को पार नहीं किया जा सकता। इस कथाकृति के पात्रों एवं परिवेश के साथ साथ भाषा का बदलता रूप और बोलचाल की मुहावरेदार रोचक भाषा शैली कथाकार के जमीनी जुड़ाव को उजागर करती है। इस उपन्यास के माध्यम से कथाकार नासरा शर्मा जी ने समाज में समाये अंधविश्वासों, खुदगर्जी, दहेज प्रथा की अमानवीयता, झूठा दिखावा, घरों में प्रताड़ित बुजुर्ग लोगों और भौतिक समृद्धि के पीछे भागते जन सामान्य की त्रासदी को प्रामाणिक विश्वसनीयता एवं नाटकीय कौशल के साथ प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास किया है। फाउंडेशन श्रीमती नासरा शर्मा की सुदीर्घ साहित्य साधना की कामना करता है। शोभना प्रदिया, अध्यक्षा के बिरला फाउंडेशन, प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष चयन समिति, डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण, सदस्य सचिव चयन समिति। और इसके बाद पुरस्कार समारोह आरंभ होगा, तो आप चिंता मत करो। प्रशस्ति पाठ के उपरांत में माननीय प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी सर एवं श्रीमती नासिरा शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे सम्मान अर्पण के लिए मंच के अग्रभाग में आ जाएं। हम थोड़ा ताली बजाकर स्वागत करें। माननीय प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी सर, कागज की नाव उपन्यास की लेखिका श्रीमती नासिरा शर्मा जी को प्रशस्ति पट्टिका, प्रतीक चिन्ह एवं सम्मान राशि दान करेंगे। प्रतीक चिन्ह जो है दिया जा रहा है। अब सम्मान राशि जो व्यास पुरस्कार की सम्मान राशि है तो नित्यानंद तिवारी का प्रदान कर रहे हैं नासिरा शर्मा जी को। ये मंच और सम्मानित श्रोतागण, जिसमें हमारे अजीज दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे पाठक भी। इस हालात में आना तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी, चूँकि सुरेश जी बहुत कुछ कह गए हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी उसको, लेकिन रचना प्रक्रिया पे मैं बोलना चाहूंगी। कागज की नाव का दरअसल जो बीज था वो मेरी सृजन की धरती पर 1974 और 75 में गिरा था। तिनसुकिया ट्रेन थी और मैं शिलोंग जा रही थी। रास्ते में बिहार पड़ा। बिहार के कुछ ऐसे दृश्य देखे जिसमें सूखे खेत थे, कुछ घास थी, कुछ पेड़ था, कुछ कीचड़ था, और उसमें एक बच्चा खड़ा था। बच्चे का बड़ा सा पेट था, रंग बिल्कुल काला था और बहुत अवसाद में खड़ा था और नंगा था। नंगा कपड़ों से नहीं था, अपनी त्वचा से था, और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उसकी पसलियों का एक्सरे देख रही हूँ। तो ये दृश्य मेरे लिए बहुत ही परेशानकुन था, खासकर तब जब मेरे 2 छोटे बच्चे थे। और उस वक्त लगा कि मैं इस बिहार को देखूं और मैं इस पर लिखूं। उस वक्त जेएनयू में बिहार प्रांत के लोगों का इतनी भीड़ भी नहीं थी। मेरी किसी फैमिली जो है उसमें कोई
फैमिली से मेरे वो भी नहीं थे कि कोई इन्फॉर्मेशन मिलती। तो बहरहाल मैंने शुरू किया और चक्कर भी एक दो लगाए बिहार के, और ये तय पाया कि ये उपन्यास मैं लिखूंगी। और मुझे इसका अफसोस है कि अगर वो उपन्यास उस वक्त आता तो एक बहुत ही मेरा जो अंदर की जो दुख था और संताप था उसकी तपिश उस उपन्यास में होती और बड़ी शिद्दत से होती। वो सियासी उपन्यास होता जिसमें शोषण और व्यवस्था के खिलाफ और जातिवाद होता, बहुत कुछ होता है। लेकिन देखिए, इत्तेफाक ये होता है कि लेखक सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। मैंने पर्शियन पढ़ना तो शुरू कर दिया था और एक चक्कर भी ईरान के लगा ली थी इस बीच में, लेकिन हुआ कि 80 और 82 का जो मेरा सफ़र था वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ और उसने मुझे मोड़ दिया ईरान की क्रांति और क्रांति की उस आवाज़ जो वहाँ के बुद्धिजीवी उठा रहे थे। लिखने, पढ़ने, सुनने, कहने की आज़ादी, वो मेरा वर्ग था। अनजाने में उसमें जुड़ गई और ये नॉवेल रह गया। कसक काफ़ी रही और ये मेरा पहला नॉवेल होता, लेकिन उसकी जगह आया 7 नदियाँ, एक समुंदर और बहिश्त ज़हरा। तो बहरहाल 2003 में दुबई जाना हुआ। ये मक्खी मुझे इस कदर प्यार कर रही है। तो 2003 में जब मुझे जाना हुआ दुबई, तो एक रात मैंने फिल्म देखी दी पियानिस्ट। उसने इतना घुटन पैदा की और ऐसा लगा कि चिटक जाएगा दिल, क्योंकि वो यहूदियों की तकलीफ़ों की थी। और उसी दिन रात को मैंने कुछ लिखना शुरू किया मज़दूरों पे। अब देखिए, वो पॉलिटिकल चीज़ दूसरी थी और मेरे अंदर से एकदम से वो मज़दूर निकल आए जिनको मैंने ईरान, इराक़, अपने हिंदुस्तान में और इवन दुबई की बड़ी आलीशान उसमें लटकते देखा, कितना ऊपर जो इमारतें बन रही थी। तो वो एक ड्राफ्ट तो तैयार हो गया। अच्छा, उसमें जो दर्द था जिसको मैंने उठाया वो ये था कि जो कंपनीज थी जिनसे मजदूर सिग्नेचर के साथ और कायदे से जाते थे वो तो बहुत खुश थे, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी थी, स्मगल करके लोग ले जाए जाते थे बिहार से। लोग कर्जा लेते थे, अपनी छोटी सी ज़मीन बेचते थे, जेवर बेचते थे और उनको मतलब मिट्टी जो ढो के जाती थी दुबई, उस कश्ती में या प्याज के साथ उनको दाखिल कराया जाता था और फिर कंपनी वाला उनको वहाँ छोड़ के गायब हो जाता था और उसके हाथ में पासपोर्ट भी था। और ये भी होता था कि यहाँ से धोखे से आप ले जाते थे एक गैर ज़रूरी कंपनी बना के, और फिर सारे पासपोर्ट जो वहाँ कायदा है तो वो पासपोर्ट ले लिया जाता है और वर्किंग परमिट मिल जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग और शर्मिंदगी का बायस थे कि हम लोग इतनी आज़ादी के बाद इधर ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। और मजदूरों के ऊपर क्या है, मजदूर आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। अब ये पहला जो हिस्सा निकला इस प्रॉब्लम पे वो था ज़ीरो रोड। और ज़ीरो रोड वो आईना था जिसमें आप पूरी दुनिया के मजदूरों को दुबई में काम करते देख सकते हैं। उसमें केरल था और हमारा बिहार था। तो फिर वहाँ से ये चीज़ उठी। अब ये परेशानी हुई कि इनकी तो फैमिली भी बहुत कुछ सह रही होगी, तो क्या मैं जिंदा मुहावरे की तरह एक चैप्टर बिहार का ले जाऊं और एक दुबई का। फिर मुझे लगा नहीं, यहाँ जो मर्द तन्हाई झेल रहे हैं और किसी औरत की तरह अपना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि कोई औरत तो थी ही नहीं, तो खाना पकाना, अपनी सेहत का ख्याल करना। तो उन दिनों एक इंटरव्यू मैंने लिया कि तुम लोगों को क्या फील होता है यहाँ आके, तो उसने कहा तो बहुत ज़्यादा तन्हाई और परेशानी लगती है, लेकिन ये क्या कम है कि हम यहाँ हैं और हमारी फैमिली अच्छी तरह से। तो ये सवाल उठा कि हमारी सरकार क्या कर रही है, सरकारें क्या करती रही हैं।
और हमारी बेकारी और हमारे ये मजदूरों को क्यों जाना पड़ रहा। जैसे ऋतुपर्ण जी ने कहा कि अपनी मर्जी से बाखोश तरीके से वो जाते हैं और मजबूरी से जाते हैं। तो पिछला जो उनका सारा कार्यक्रम है और आज का, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। मैंने ऐसे वक्त भी ट्रैवल किया है जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा प्लान जो था वो मजदूरों से भरा रहता था और उनकी खातिर इसी तरह की जाती थी जैसे हम लोग की जाती है। तो वहाँ की सरकार जुल्म नहीं करती है। दरअसल शोषण एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी का करता है, यहाँ भी करता है और बाहर की धरती पे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ज़ीरो रोड मेरा पसंदीदा और बहुत ही ज़रूरी मेरे लिए वो नॉवेल इसलिए है कि उसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ आम आदमी कैसे पिसता है वो भी बहुत सारे सवाल थे। कुछ सालों बाद ये लगा मुझे कि अब मैं जो दूसरा पक्ष लेना चाहिए, जो आईने का अंधेरा हिस्सा है, और वो है सीवान के आसपास के छोटे छोटे गांव जहाँ सिर्फ औरतें हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, जवान गायब हैं। और उन औरतों पे क्या गुजरती है और बच्चों पे क्या गुजरती है। पैसे जो हैं हुंडी से आते हैं, जबकि हमारे यहाँ कानूनन गलत है, लेकिन गलत कैसे? बैंक आपने दिए नहीं तो वो हुंडी से आएंगे। तो ये सारी हकीकतें बड़ी दिलचस्प मुझे लगी। अच्छा, उसमें आ गई एकदम से मलका नूर यानी ज्योति रानी। उन्होंने आवाज़ उठाई और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाई। अब उस समाज में वो आवाज़ उठा रही है, उन मर्दों से आवाज़ उठा रही है जो समाज में खुद प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, बिना चेहरे वाले हैं। वो मर्द ज्योति रानी को क्या दे सकते थे? उनके अंदर की झुंझलाहट थी। और याद रखिए, दर्द जो होता है वो हिंसा बन जाता है कभी कभी, और जो जुल्म होता है वो आतंकवाद में बदल जाता है। और वही बिहार में होता है कि जब आपकी व्यवस्था आपको देख नहीं रही है, बहुत नीचे लोगों को समझ नहीं रही है, तो उन मर्दों के पास कोई जवाब नहीं था मलका नूर को जवाब देने के लिए। तो उन्होंने कहा बस इसको डाइन बना दो। डाइन बना दी गई और हत्या हो गई। नॉवेल खत्म हो जाता अपने सारे सवालों के बाद। इस नॉवेल का नाम मैं डाइन भी रख सकती थी। बाजार की दृष्टि से तो बहुत ही कैची था, लेकिन मैं रखना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस तरह से भंवर से निकल के एक नाम आए जो वो सारे कष्टों को बताए कि एक मजदूर जाता है, 5 साल कमाता है और जब पैसे लाता है तो उसके खर्च हो जाते हैं, और जो खरीद के लाता है टेलीविज़न, कंबल, वो फिर बिकते हैं और उसका खर्च चलता है। तो ये खेल क्या है? तो अब उसमें मुझे नाम तलाश करना था। बचपन से मेरी एक आदत है, वो मैं भी समझ नहीं पाती हूँ। सिगरेट की पन्नी मिलेगी, चॉकलेट की पन्नी मिलेगी, अखबार से गिरा हुआ इश्तिहार मिलेगा, उसकी मैं नाव बनाती थी। तो एक मरतबा डॉक्टर शर्मा ने पूछा आखिर ये क्यों बनाती हूँ? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर अरसे बाद उन्होंने कहा कि तुम अपने किसी नॉवेल का नाम जरूर रखना, नाव। एकदम से उनकी बात याद आई तो मुझे रूपक मिल गया। बरसात में हम लोगों ने भी नाव नालियों में डाली और आगे जाके डूब गई। तो ये बहुत बड़ा इसका कागज की नाव का मैंने नाम रखा। मेरा बहुत दिल था कि जैसे जिंदा मुहावरे में अवधि का इस्तेमाल हुआ है, वैसे ही मैं भोजपुरी का करूँ। बहुत लोगों ने मना किया कि नहीं, आप भोजपुरी नहीं लाएंगी। और जो उर्दू के बिहारी राइटर्स हैं वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल भोजपुरी का करते हैं। हिंदी में भी इतने बड़े बड़े डायलॉग नॉवेलों में भोजपुरी के नहीं आए हैं। चूँकि मुझे भोजपुरी आती नहीं थी तो नॉवेल तो लिख गई थी, और जगह जगह मैं चाह रही थी कि भोजपुरी हिंदी में
भोजपुरी का ट्रांसलेशन हो जाए। और मालूम हो रहा था कि हर आदमी अपने अलग तरह से बह रहा है, उसको कन्वर्ट हमने किया और वजूद में आई कागज की नाव। और मुझे लगता है कि कागज की नाव अब लोगों के ज्यादा समझ में आएगी जब पिछले साल मजदूरों ने एक बहुत ही पदयात्रा की, दिल को हिलाने वाली, और हमारे सिस्टम ने, हमारी चीज़ों ने कोई इंतज़ाम नहीं किया कि भरपेट खाना देते। वो हम और आप थे जो खाना खिला रहे थे। तो बहरहाल यहाँ पे मैं अपने बात का विराम करती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। और नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ मैंने कहा मेरे ख्याल से मैं के बिरला फाउंडेशन को खास तौर से धन्यवाद देती हूँ, खासकर चयनकर्ता को जिन्होंने बहुत ही ज़रूरी मुद्दे की उपन्यास को इनाम देके इम्पोर्टेंट बनाया, वरना ये आया और गया हो जाता। अब कम से कम वो विषय चर्चा में आया जो मेरे दिल में था। और दूसरा ही मैं नित्यानंद जी के लिए बहुत वो हूँ कि वो आए। नित्यानंद जी ने कभी मेरे लिए कलम नहीं उठाया, ना बोले, और मैं समझती हूँ ये संकेत मेरे लिए बहुत हेल्दी था कि वो कहते थे अभी और गंदा कीजिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। बहरहाल वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है कि वो आज बोलने वाले हैं उसके ऊपर। और ऋतुपर्ण जी को मैं दिल से इस आज के समारोह के लिए धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने बुरे समय को बड़े सब्र से गुजरने दिया और इस बात के ऊपर लगे रहे कि हम चेक नहीं भेजेंगे, हम समारोह करेंगे। और आज आप लोगों के सामने जो इन्होंने मुझे इस तरह से बात करने का मौका दिया, पूनम भी साथ में लगी रही और इतनी शिद्दत से सब कुछ हुआ, तो उसके लिए मैं खास तौर से अब मैं आज के इस सम्मान अर्पण समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी सर से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। सम्मान प्राप्त लेखिका श्रीमती नासिरा शर्मा जी, निदेशक प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण जी, मेरे मित्रों और मेरे साहित्यिक मित्रों, नासिरा जी को बहुत बहुत बधाई और के बिरला फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके निर्णायक मंडल ने एक वास्तविक सुयोग्य कथा लेखिका को यह सम्मान प्रदान किया है। मैं बिरला फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ। यह अवसर उनके उपन्यास की सराहना का है। विश्लेषण और मूल्यांकन का उतना नहीं है। जिस कारण ये उपन्यास मैं पढ़ता चला गया, उन कुछ एक बातों को आपके सामने रखूँगा। और पहली बात तो ये कि नासिरा जी के उपन्यासों पर मैं लिख नहीं सका, लेकिन मैं और भी दूसरे उपन्यासों पर भी लिखूँगा। इस पर तो लिखूँगा। तो इसकी जो विषय वस्तु है, इसका जो क्षेत्र है, स्वभाव है, इनसे जुड़ी बातें और कला प्रश्नों को नहीं उठाऊंगा।
मैं इसको पढ़ते हुए जो 2-3 बातें संक्षेप में मैं करना चाहूँगा, यहाँ समय नहीं है। वो पहली बात ये है कि इनके उपन्यास में एक आज जो नहीं होता है वो चीज़ मैंने पाई, और वो सादगी है। और मुझे प्रेमचंद और भीष्म साहनी याद आते हैं। मैं बता दूँ कि सादगी को लोग ये समझते हैं कि उसमें कोई गहराई नहीं होती, लेकिन सादगी में जो गहराई है उसे बड़ी मुश्किल से पहचाना जाता है। मेरे घर पर 2-3 लोग थे, किताब लोग, और अजित कुमार जी ने कहा कि ये बताओ, ये पंक्ति है, बड़ी सादी है, तो क्या मतलब इसका, कैसे अप्रिशिएट करोगे? और वो पंक्ति थी सूरदास की कि मैया मैं नहीं माखन खाए। थोड़ी देर तक मैं, आधा मिनट तक चुप रहा, लेकिन मैंने कहा कि अजित जी, ऐसी पंक्ति लिखने के लिए तपना पड़ता है, जैसे सूरदास तपे थे, या जैसे कबीर ने जब ये कहा कि ऐसा कोई ना मिला जासों कहूँ निशंक, जासों हृदय की कहूँ सो फिर माले डंक। इस तरह की पंक्तियों को सादी भाषा में सादे ढंग से कहना बहुत मुश्किल होता है, और वो प्रेमचंद में था, भीष्म जी में था, और वो नासरा जी के उपन्यास में भी मुझे मिलता है। और अभी जो जिस तरह से इन्होंने इस उपन्यास के बारे में बताया, उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में, उसे पता चलता है कि क्या कितनी यातनाएं इन्होंने झेली। जब वो कह रही थी और यहूदियों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, उस पर एक बड़ी अच्छी किताब, जिसको एक बार में पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इतनी तकलीफ़ों से भरी हुई वो किताब है। वो डॉक्टर फ्रैंकल की एक किताब है, इन सर्च ऑफ मीनिंग, और कैसे यहूदियों को 6 फुट के बर्फ की सिल्ली पर उनके दंगा करके, उनके सारे बाल छील करके 9 लोगों को लिटाया जाता था, यानी जैसे वो कोई सामान की तरह हो, और उन्हें टुक टुक कर वो किया जाता है। तो ये मुझे लगा कि नासिरा जी ने ये इस तकलीफ को उठाया है, और उस तकलीफ में गहराई होती है। मैं बराबर इस बात का सामना करता रहा हूँ, मैंने लिखा भी है कि जो सादगी है वह गहराई का विलोम नहीं है, गहराई का उलट नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये माना जाता है। बहुत दिनों तक प्रेमचंद की जो सादगी थी, उसके लिए बड़े बड़े लोगों ने, जैनेन्द्र वगैरह ने और दूसरे आलोचकों ने ये कहा कि इनमें गहराई नहीं है। इलाचंद जोशी ने तो बल्कि यहाँ तक कहा
कि प्रेमचंद के 1000 समर्थक ये कहें कि इसमें गहराई है तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे लगा कि ये इस उपन्यास में जो सादगी है वह यातना से निकली है और वह बराबर ऐसे प्रसंगों का सामना करती है, उनसे लड़ती है जो सादे नहीं है। इसलिए खाली वो सादगी का चित्रण करने के लिए सादगी नहीं है, बल्कि वो एक लड़ाई है जो इस उपन्यास में चल रही है। मैं यहाँ एक बड़ी डिबेट है उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। समय कम है फिर भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि अज्ञेय जी ने एक लेख लिखा था संघर्ष का रचनात्मक उपयोग, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि 2 महायुद्धों के बीच का जो समय है उसमें जो कथाकार थे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों में ही उलझे रहे और वो जीवन की और मनुष्य की समग्र मानवीय स्थिति का सामना नहीं कर सके। तो उनमें कोई समग्र मानवीय स्थिति की कथा नहीं है। और ये प्रेमचंद और दूसरे लोग जो कथाकार थे ज़्यादातर, वो क्योंकि उसी बीच जैनेन्द्र भी थे, तो जैनेन्द्र तो समग्र मानवीय अवस्थिति के रचनाकार हैं, लेकिन प्रेमचंद हुए या इस तरह के जितने लेखक हुए वो समग्र मानवीय अवस्थिति के रचनाकार हैं। एक तरह से जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्तियों से सीधे साधे ढंग से जो कथा लिखी जाती है वो मानवीय स्थितियों के विरुद्ध, समग्र मानवीय स्थितियों के विरुद्ध होती है। और इसका आपको इसकी विडंबना पता चलेगी कि जिन कथाकारों ने संघर्ष को एक एस्थेटिक श्रेणी, एस्थेटिक कैटेगरी बनाया, उस संघर्ष का रचनात्मक उपयोग वो लोग नहीं कर सकते। किन लोगों ने किया? अज्ञेय जी ने बताया कि वो और समस्त भारतीय परिस्थिति में उन्होंने कहा, समस्त भारतीय लेखों को ध्यान में रखते हुए कि 3 ही रचनाकार हैं जिन्होंने संघर्ष का रचनात्मक उपयोग किया, टैगोर, जैनेन्द्र और अज्ञेय। खुद उन्हीं का लिखा हुआ ये वाक्य है। आप कल्पना करके देखिए कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों पर लिखते हैं और उन्हीं के बीच गरीबी वगैरह तमाम चीज़ें जिनके बारे में नासिर जी ने खुद बताया, तो जो उन पर लिखते हैं उनमें रचनात्मकता, उनके संघर्ष में रचनात्मकता नहीं है। तो इस बात का प्रत्याख्यान जिन लोगों ने किया उन्हीं लेखकों की श्रेणी में नासिरा जी आती हैं। बल्कि उन लोगों का एक उल्लेख कर दूँ कि आत्मा का साइलेंस जोन ये लोग ढूंढते रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद हुए, भीष्म साहनी हुए या नासिरा जी हुई, ये आत्मा का साइलेंस जोन नहीं खोजते। वे जीवन की तकलीफ़ों और यातनाओं में बिलबिलाते हुए और उनकी स्थितियों को में गहरे बैठते हुए ये लोग लिखते हैं। तो ये लोग मुझे बराबर लगता रहा है कि संघर्ष का रचनात्मक उपयोग
करते हैं। और ये जो डिबेट चलाई गई थी वो डिबेट एक तरह से पूरे हिंदी साहित्य के लेखन को एक तरह से उसमें एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। मैं इस सादगी का एक रूप इनके उपन्यास से देना चाहता हूँ। सास ससुर हम गरीब थे, मेहनत कश लोग थे, माँ के घर में तो और भी तकलीफें थी। हम साथ साथ मेहनत करते और थक कर सो जाते थे। भूखे पेट को भरने के लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता था, एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता था। ऐसे मौक़ों पर लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए दर्द उभरता था। इसे लगाव कहो या भरोसा हमारे भीतर बहुत था। ये सादगी का नमूना है और श्रम है, और श्रम जैसे डिफाइन कर रहा है मनुष्य को। और ये सादगी में ही जिसने भी कहा है बहुत सादे ढंग से ही कहा कि श्रम कैसे मनुष्य को डिफाइन करता है। और इस सादगी को इन्होंने लड़ाया है एक परिस्थिति से, जो बताया अभी नासरा जी ने, कि बाहर से पैसा आने लगा तो जो इस सादगी को याद रखेगा वो जानता है कि याद रखो अकेला पैसा तहजीब नहीं लाता है, कलह लाता है, खुदगर्जी और दुश्मनी लाता है। आज हमारा शहर, हमारे लोग उसकी चपेट में आ गए हैं। पैसे के लालच ने उन्हें अंधा बना दिया है। ये जो सादगी में भरोसा रखने वाला लेखक है, श्रम में भरोसा रखने वाला लेखक है, वही कह सकता है कि लालच ने हमें अंधा बना दिया है। साथ साथ ये जो मार्केट द्वारा उपस्थित संस्कृति है, उस संस्कृति का विरोध किया जा रहा है। तो सादगी ने हमेशा ही विरोध किया है। इसकी परंपरा बड़ी लंबी है और उस लंबी परंपरा में इन लोग ऐसे लोगों को कह दिया जाता है कि परंपराएं हैं, लेकिन परंपरा में एक और बड़ी चीज़ होती है जिसको भूलना नहीं चाहिए, और वह है गहराई का आयाम, डेप्थ का डायमेंशन होता है। तो मैं केवल इसी आधार पर मैं परंपरा को बहुत एक मूल्यवान विचार मानता हूँ। एक दो और ऐसे उदाहरण दूंगा आपको। ये एक परिवार है, अमजद और महलका और वो जो महिला है जो महाजबी, जो टोना टमानी और इधर उधर तमाम तरह के कला बड़ी विक्रिंस वाली महिला हैं, वो अब चाहती तो अपनी बेटियों के परिवार को सुखी बनाना, लेकिन इतना गलत ढंग से वो करना चाहती हैं और सबको चाहती हैं कि वो उनकी जो बात है उसको सब स्वीकार करें। उसमें अमजद जो अमजद ही उनके पति हैं संभवतः, वो एक जगह कहते हैं कि अच्छा इस बात को
दूसरी बेटी जो है मायावी की, वो बताती है कि अम्मी ये गैर मजहबी और गैर इंसानी चीज़ है। और जब इस बात को सुनते हैं अंदर तो जैसे मुक्त हो जाते हैं। और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक नज़रिया रखकर इस दुनिया को और उसमें रहने वालों को एक तरफा देखना आप छोड़ दें। ये पंक्ति आती है तो इस वक्त खासकर ये लगता है कि ये एक पंक्ति लाइट हाउस है, प्रकाश फेंकती है। एक ही नज़रिए से देखना, एक ही नज़रिए को सही मानना, एक ही नज़रिए से सब लोग चलें। कितना भयानक होगा ये, जब एक ही नज़रिए से देखने पर परिवार नष्ट हो सकता है, तो एक ही नज़रिए से देखने से देश क्या नष्ट नहीं होगा। और आप देखिए कि कोई दार्शनिक बात नहीं है इसमें, एकदम मामूली परिस्थितियों से निकली हुई चीज़ है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये लोकतंत्र से निकला हुआ विचार है। तो कोई दर्शन नहीं, कोई मनोविज्ञान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन लोकतांत्रिक देश में रहने वाले आदमी के लिए ये जरूरी है कि एक नज़रिए से सभी को न देखे, जिसका बेहद अभाव है। लोकतंत्र हमारा टूट रहा है, सारी दुनिया में इसको बात हो रही है, तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस, बहुत बड़े संकट की अभिव्यक्ति इसमें दिखाई पड़ रही है, जो बहुत मामूली ढंग से कही गई है। इसके अलावा बस एक दो अंश ऐसे हैं। ये एक लड़की है जो 9th क्लास में पढ़ती थी और अच्छे घर की है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी है और उसकी शादी कर दी जाती है। और बताया गया था कि वो आगे पढ़ाएंगे, लोगों ने पढ़ाया नहीं। दिन रात मेहनत करती थी घर में, और मेहनत करते हुए ऊपर जब कपड़े सुखाने डालने जाती थी तो एक 10 साल का लड़का आता था और 10 साल के लड़के को ले करके उसके ऊपर दुनिया भर की पंक्तियाँ कसी गई। उस परिवार में दुनिया भर के शक किए गए। तो अब यहाँ पर ये जो कहानी है, ये जो प्रसंग है, उसमें उससे पूछा गया, मैंने उस पर विचार किया गया, तो महजबी ने ही कहा था कि हमने ये तो सुना था कि फला लड़के के साथ कोई लड़की भाग गई या फला मर्द के साथ कोई औरत भाग गई, लेकिन ये मैंने नहीं सुना था कि कोई लड़की अपने माहौल से भाग गई। और जैसे ही पूछा गया, उसके बारे में दरियाफ्त किया गया, वो उपन्यास में है पूरा, तो वो बताती है कि कैसे कैसे उसके ऊपर शक किए गए। लगातार वो परिश्रम करती थी और परिश्रम करने के बाद शक वो उसे मिला जीने के लिए। तो उसने कहा कि जब मुझे काम मजदूरी ही करनी है, परिश्रम ही करना है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ रह के, कहीं भी कमा लूँगी परिश्रम करके। और जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आती है कि कहीं भी मेहनत करके कमा लेगी, वैसे ही उसकी आत्मा का गठन बन जाता है, स्वाधीन स्वतंत्र संगठन उसका बन जाता है। और ये जो स्वतंत्र संगठन है, वो श्रम मिल गया, श्रम से हम अपना सब कुछ अपने को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये मिल जाने के बाद
तो चली जाती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि पति को लिखा, उससे भी कोई इस बारे में मदद नहीं मिली, मायके में कहा, उससे भी कोई मदद नहीं मिली, इसलिए वो कहीं नहीं जाती। ठीक है, जाके घरों में काम करने लगती है। तो अब कितनी सादगी से, और जो हुआ लगभग उसका चित्रण करके ये स्त्री के भीतर कैसे सम्मान पैदा हो सकता है, ये आ गया। अब मैं ये जो प्रसंग है वो, उसमें मुझे राम और सीता याद आ रहे हैं। सीता को भी तो शक के लिए ही निकाला गया, राम शक करते थे और निकाला गया। और मैं, अगर मुझे मिल जाए, मैं फोटो स्टेट करा के लाया था, अगर वो मिल जाए तो, मिल नहीं रहा है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जब राम ने युद्ध जीत लिया था, तो युद्ध जीतने के बाद उन्होंने सीता से कहा था, आगे और कहानी जो है छोड़िए, सीता से कहा था कि तुम मुझे वैसे ही पीड़ा हो रही है तुमको देखकर, जैसे किसी को आँख का रोग हो और उसे दीपक के सामने लाया जाए तो आँख को जो तकलीफ होती है, वही तकलीफ मुझे हो रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि सीता, तुम ये क्या समझती हो कि तुम बहुत सुंदरी हो, तुम मेरे साथ इतने दिन तक रह चुकी हो, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैंने तुम्हें रावण के हाथ से छुपाया नहीं, मैंने कुल के लिए, कुल मर्यादा के लिए छुपाया, कुल के लिए। और एक इतना भयानक वो है, मैंने जिस कहा था कि मैं ला रहा हूँ, लेकिन अब कहना ही पड़ेगा खाली। उसमें ये मैं बता रहा हूँ कि राम कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो और इतने दिन तक रावण के यहाँ रही हो, ये तो संभव ही नहीं है कि तुम्हारा उसका संपर्क नहीं हुआ होगा। इतनी भयानक, इससे बड़ा शक क्या हो सकता है। और फिर सीता ने क्या किया, ये तो लोक साहित्य देता है। सीता अपने बच्चों को लेकर रहने लगती है, और जब होता है अश्वमेध यज्ञ करना होता है, तो सीता की खोज होती है। आखिर राम आते हैं वहाँ, और राम सब कुछ देखते हैं। राम कहते हैं चलने के लिए, सीता राम की ओर देखती है। तो राम जब वशिष्ठ कहते हैं नहीं बेटी चलो, तो सीता 7 पग चलती हैं अयोध्या की तरफ, कहते हैं क्या बात है। और राम की ओर आखिर में जब धरती फटती है, तब विरोध से देखा, समझ ये स्वाधीनता ये अर्जित की कि उस जमाने की स्त्री इतनी ही स्वाधीनता अर्जित कर सकती थी। तो इस तरह के तमाम स्मृतियां हमारे मन में उगने लगती हैं पिछले साहित्य की। अब खाली एक मैं उदाहरण दूंगा। अब ये महजबी कहती हूँ अपने पति के लिए, यह शख्स अपनी बनावट से मजबूर है, अपना हो या गैर, हर एक के साथ नेकी भरा बर्ताव करता है। बदले और गुस्से के पागलपन से कोसों दूर, और एक में तो यह भी चीज लड़ रही है
अब ये शख्स अपनी बनावट से मजबूर है। देखिए अब जब वो प्रसंग खत्म हो गया तो मिल गया मुझे। तो अब ये मजहबी अपने पक्ष को देखती है कि यह शख्स अपनी बनावट से मजबूर है। किसी हर एक के साथ देखिए बड़ा लगता होगा। ये सादगी ही तो है, लेकिन ये सादगी, ऐसी सादगी अगर लगे कि गप है तो भी इस तरह की गप को कहना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं एक कविता जो राजेश जोशी की है उससे खत्म कर दूंगा। ये है, होने को कुछ भी हो सकता था, हो सकता है किस्से में बहुत थोड़ा सच हो और बाकी सब गलत। हो सकता है सिरे से मन गढ़ंत हो पूरा किस्सा ये प्रेम का, पर तरह तरह की नफरतों से भरे इस बर्बर समय में प्रेम का एक मन गढ़ंत किस्सा कहने में हर्जी क्या है। और मैं बार बार चिल्लाकर कहना चाहता हूँ कि कहो कहो। और ये हम सब जानते हैं कि कितनी तरह की नफरत और कितनी तरह की बर्बरताओं के बीच रह रहे हैं। तो उपन्यास वाला है और अब ये सब सादगी के जो धन्यवाद। आत्मीय सम्मान समारोह में आप सब लोग पधारे और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आए। ये जो समय हमारे सामने है कोविड का, इसने हम लोगों को किस कदर आतंकित किया हुआ है, डराया हुआ है। आप सब लोगों ने बहुत वीरता के साथ यहाँ पर उपस्थित होने का साहस किया है, उसके प्रति मैं विशेष रूप से आप सबका अत्यंत आभारी हूँ। श्रीमती नासरा शर्मा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने व्यास सम्मान स्वीकार करके हमारे फाउंडेशन को भी सम्मान दिया है और उन्होंने अपनी रचना प्रक्रिया की जो प्रस्तुति की उससे हम सब लोगों को ये पता चलता है कि एक साहित्यकार जब लिखता है तो वो भी एक कुम्हार की तरह से अपनी रचना को आवे के अंदर रख देता है और वो धीरे धीरे पक करके पक्की होकर के निकलती है। जो एकदम तत्काल प्रक्रिया में लिख दिया जाता है वो कालजयी नहीं होता है। कहाँ सन 1975 की घटना में इसका बीज पड़ा और कहाँ जाकर 1918 में आकर के रचना आती है। एक लंबी रचना प्रक्रिया की बात ये बताना नासरा जी का, हम लोगों का सुनना, ये भी आज की एक उपलब्धि है। ये समझने के लिए कि रचना प्रक्रिया कोई एक मामूली से ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी ने कुछ भी रच दिया। उस रचने के लिए उसे कितना कुछ अंदर ही अंदर पकना पड़ता है, वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है। नासरा जी आपका बहुत आभारी हूँ। और आदरणीय नित्यानंद तिवारी जी ने अपना जो वक्तव्य दिया वो भी हमको ये बताता है कि कोई रचना पढ़ते हुए उसको कैसे अप्रिशिएट किया जाता है। हम चीज़ तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि उसे अप्रिशिएट कैसे करना है। और मैं ये जानता हूँ, जब मैं छात्र रहा हूँ तो मेरे टीचर थे बहादुर सिंह, वो हमें कक्षा में पढ़ाते थे, टेक्स्ट नहीं पढ़ाते थे, वो हमें ये बताते थे कि टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है। वही पद्धति नित्यानंद तिवारी जी में हम लोगों ने हमेशा पाई कि वे हमको सारे परिवेश से जोड़ते थे जिससे रचना निकल करके आई है और उसका अवगाहन करके हम खुद कितने रिच होते हैं, उस रचना में क्या है उसको समझ पाते हैं। सूरज जी ने हमारी आज की इस सभा का संचालन किया। वे बहुत संकोच में थे और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है। एक शिष्य परंपरा आप देखिए, मेरे गुरु नित्यानंद तिवारी जी, सूरज जी हमारे शिष्य, हम लोगों के बीच में लगभग 50 साल का अंतराल है। और जब नित्यानंद जी बोल रहे थे और सूरज ने जब संकोच व्यक्त किया
तो मेरे मन में एक बात याद आई कि सन 1971 में जब एमलेट में मैं पढ़ता था तो टैगोर हॉल के अंदर हम लोगों ने एक आयोजन किया था नए साहित्य की बात सापेक्षता, जिसकी अध्यक्षता जैनेन्द्र कुमार जी ने की थी और उसका बीज वक्तव्य नित्यानंद तिवारी जी ने दिया था और मैं उसका संयोजन कर रहा था। तो मैं सूरज को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कमियां होती हैं, हम कई बार संकोच करते हैं, लेकिन आगे बढ़ना है, हमको अपना उत्तराधिकार आगे देना है, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। इसलिए मैं आपका भी आभारी हूँ कि आज की इस सभा का आपने संचालन किया और मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ हमारे आज के जो मीडिया से जुड़े लोग, अखबार से जुड़े लोग जो यहाँ आए और इतना समय तक रुके और हमारी इन बातों को सुना और आगे जो लोग यहाँ नहीं आ सके हैं उन तक उनके माध्यम से वो बात पहुँचेगी, उसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ। आप सबका आभार, धन्यवाद। जो विलंब हुआ है उसके लिए भी मैं थोड़ी क्षमा चाह लेता हूँ। सामान्यतः हमारे कार्यक्रम इतने लंबे नहीं होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इतने लंबे अंतराल के बाद आज कुछ लोग बैठ रहे हैं तो मन की बात पूरी तरह से कह ली जाए, मन में कुछ रखा ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।